हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4। आई एम होपिंग चैप्टर 1, 2 एंड 3 आपने देखा होगा, आपने उन वीडियोस को पढ़ा होगा। यस, बिल्कुल सही। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें। ये चैप्टर है वाटर के ऊपर। तो अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले, सारी की सारी चीजें वाटर से रिलेटेड। वाटर क्या है, कितने परसेंट होता है, कौन कौन से टाइप्स का वाटर होता है, वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर कैसे पॉल्यूट हो गया है, वाटर्स में मतलब समुद्र में क्या टाइड्स है, वेव्स क्या होती है, कोल्ड करंट्स क्या होता है, वार्म करंट्स क्या होता है, सब कुछ जिसमें भी वाटर का कनेक्शन होता है आया है ना, वो सारी की सारी चीजें। क्योंकि हमने पिछली क्लास में या पिछले चैप्टर में वाटर को पूरा डिटेल्ड में देखा था, है ना, कि एयर क्या है, एयर में कौन कौन से गैसेस है, कैसे एयर मेजर करते हैं, डिफरेंट चीजें हमने पढ़ी थी। तो वैसे ही हम पूरा का पूरा वाटर को अच्छे से इन डेप्थ क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें। So let's start chapter number 4, water our lifeline। ठीक है, चलिए। सबसे पहले, more than 70% of the earth's surface is covered with water। हमारा ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा किससे कवर्ड है बेटा? पानी से, वाटर से। That is why the earth is sometimes called watery planet। तो कभी कभी हम अर्थ को क्या कहते हैं बेटा? Watery planet, because everywhere water, water, water. So most of the water, that is about 97%, is found in ocean and sea। Almost हमारा 97% ocean and sea में था, and remaining 3% is found in rivers, lakes and glaciers। So main आपका जो पानी है, जो पीने लायक है, जो आपके रिवर्स में है, लेक्स में है, वो ऑलमोस्ट 3% है, और उसमें से भी फ्रेश वाटर सिर्फ 1% है हमारी अर्थ पे। इसलिए कहते हैं कि वी हैव टू प्रिजर्व वाटर, क्योंकि वाटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ कोर्स 71% में ओनली 3% वाटर इज फ्रेश, 3% भी नहीं, 1% इज फ्रेश वाटर, और नॉर्मल जो वाटर जिसको हम यूज कर सकते हैं वो है ऑलमोस्ट 3%, बिकॉज बाकी सब इज सॉल्टी वाटर। ठीक है, so all the water bodies on the earth's surface, namely ocean, sea, river, together with snow and ice, are collectively called hydrosphere। तो जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड ही मतलब है पानी के लिए डिस्क्राइब किया है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो ये है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि हमारा अर्थ क्या है, कितने परसेंट पानी है, कितने परसेंट फ्रेश वाटर है, कितने परसेंट ओशंस में पानी है, एंड ये सारी चीजें जो भी आपका पानी ओशंस में, सी में, रिवर्स में, लेक्स में है, इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। आगे, द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल कैसे वाटर साइकिल फॉर्म होती है? सो आवर बॉडी इज मोस्टली वाटर। हमारी खुद की पानी बोलते हैं ना, इसलिए पानी पीते रहना चाहिए, बॉडी को बहुत चाहिए। सो आवर बॉडी इज मोस्टली वाटर, मोस्टली हैव वाटर इन इट। So larger amount of heat must flow in and out of the body to bring about the temperature change। Of course, temperature change आते हैं तो हमारे पानी करते हैं। जैसे अगर आपको गर्मी बहुत है तो आपको क्या है, पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है। गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम है, तो पानी कम पीते हो आप, है ना। सो ये पानी पीना, आपकी बॉडी को पानी कितना चाहिए, जस्ट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर अराउंड द environment। Okay, so the amount of water present on the surface of the earth has remained unchanged for millions of years। Water moves in a continuous cycle। water कैसी cycle में बेटा move करता है? एक continuous cycle में। So it involves the 3 different processes of evaporation, condensation and precipitation। ये चीजें होती है पानी में, evaporation, condensation and precipitation। So water from the surface of the earth evaporates on heating and changes into water vapor from the liquid to gas। ये तो evaporation पता है, पानी कैसे भाप बन के हवा में जाता है, that is evaporation। समझ में आया? ये होती है evaporation। ये है हमारी पूरी वाटर साइकिल। ठीक है,
So the water vapor is carried up in the air. When it cools, on cooling, water vapor in the atmosphere condense, changes back to its liquid state and form clouds. ऐसे clouds form होते हैं बेटा जब water vapor हवा में जाके and they condense and they make clouds in it. Water vapors droplets में convert करके they form clouds. So when clouds particle get too heavy to remain suspended in the air, they fall back to the earth as precipitation. So precipitation occur in the variety of form like hail, rain, sleet, fog, mist, dew. So precipitation अलग-अलग टाइप से होता है. Of course, जब वो clouds heavy हो जाते हैं, they burst होके और वो गिर जाते हैं हमारे अर्थ पे. ठीक है, चलिए. Thus, we can also define the water cycle as a circulation of water in different forms between the major realms of earth, that is land, water bodies and atmosphere. ठीक है, तो ये है हमारा क्या चीज, वाटर साइकिल. ओके, आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. हमारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ में कैसा होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. So the water available on the earth's surface is of two types, fresh water and salt water. तो हमारी अर्थ पे जो पानी है बेटा दो तरीके से है, फ्रेश वाटर है, एक सॉल्टी वाटर है. So 97% of the earth water is found in ocean and it is salty. So हमारे अर्थ में ऑलमोस्ट 97% पानी है जो कि कैसा है बेटा, सॉल्टी है, सॉल्ट है उसमें. Only 3% of water on the earth is fresh water. So only 3% ही सिर्फ fresh water है, almost 97% salty water है. The following table gives the distribution of water in percentage. ये टेबल डिस्क्राइब की गई, ये टेबल बनाई हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कितना हमारी अर्थ की सरफेस पे सॉल्टी वाटर है, कितना फ्रेश वाटर है. जैसे पहला 97% सलीन वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, दे आर नॉट कंज्यूमेबल. So they comes in oceans, की ओशन में है ऐसा पानी. और बाकी जितना पानी आप देख रहे हो पॉइंट में 0.00 0.009%, they all are fresh water, they all are fresh water. ठीक है, so आप ये देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का, कुछ पानी है जो सॉल्टी वाटर है, कुछ है आपका फ्रेश वाटर. ठीक है, अब कुछ इंफॉर्मेटिव भी लिखा है आपके लिए. लेस देन 1% ऑफ द अर्थ टोटल वाटर इज अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर. जो मैंने आपको कहा ये 100% का चार्ट है. अगर ये 0 पॉइंट को हम ऐड करें ऑलमोस्ट 1% ही पानी हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम पीते हैं, जिसको आप बिस्लरी का पानी, एक्वागार्ड का पानी है ना, जो ऐसा पानी जिसको हम पी पा रहे हैं, है ना. This is only 1%. So river, ponds, springs and glaciers are the major source of fresh water. So यहाँ से आपको majorly fresh water मिलता है. So most of the ocean water are saline. So ज़्यादातर ओशन का जो पानी है ना बेटा वो सलीन होता है, खारा पानी होता है, हम पी नहीं सकते उसको. They are not consumable water. Okay? चलिए अब देखते हैं बेटा फ्रेश वाटर क्या होता है. फ्रेश वाटर मीन्स ऐसा पानी जो पी सकते हैं, फ्रेश है, ताजा है. तो फ्रेश वाटर इज अ वाटर दैट हैज अ वेरी लिटिल सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, अनलाइक द वाटर फाउंड इन द ओशन एंड सी. इसमें ना सॉल्ट नहीं होता, they don't have salt in it. They are fresh water. They are what they are called? They are called fresh water. Okay, so many living beings needed fresh water to survive, और हमें ही ये पानी चाहिए होता है for our survival. Hence, it is a critical resource. 69% of the fresh water is frozen in the form of glacier and in the sheet. So 69% हमारा फ्रेश वाटर वो फ्रोजन फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है हमारे पास. 30% ऑफ द फॉर्म अंडरग्राउंड वाटर. तो 30% हमारा अंडरग्राउंड है, एंड आपका जो 69% वो आपका फ्रोजन फॉर्म में है. Only 1% of the fresh water is in the form of liquid on the surface of the earth as a steam and in the lakes. 1% ही ऐसा पानी है जो लिक्विड फॉर्म में, नहीं तो पानी है जो ग्लेशियर्स फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में है ना. सो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन. सो रेन हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए सबसे बिगेस्ट सोर्स है फ्रेश वाटर का, कि रेन से हमें पानी मिल पाता है.
बारिश होगी, पानी मिलेगा, है ना। चलिए, द वाटर विच इज फाउंड इन पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर कॉल्ड सरफेस वाटर। ऐसा पानी जो यहाँ पे आपका रिवर्स में है, लेक्स में है, स्ट्रीम्स में है, वो सरफेस है, क्योंकि वो आपको दिख रहा है, सरफेस में है, मतलब अबव द ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड पे दिख रहा है। सम वाटर गेट कलेक्टेड बीनीथ द अर्थ सरफेस थ्रू सीपेज। कुछ ऐसा पानी है जो ग्राउंड के अंदर कलेक्ट होता जाता है। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जो जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे सीप आउट हो जा रहा है। सो अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज आर कॉल्ड स्प्रिंग, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा। अंडरग्राउंड जैसे वेल है ना, ट्यूबवेल्स है, ये सब पानी जमीन के नीचे है, सो दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर्स। और जो सरफेस पे आपको दिख रहा है वो है हमारा सरफेस वाटर। So the point at which water is found beneath the surface, beneath the earth's surface at a given place is called water table. Water table बताता है कि हमारे जमीन के नीचे कितना परसेंटेज पानी है, ठीक है। So surface water and underground water clear हुआ, आपको समझ में आया। आगे देखते एक्वीफायर्स क्या होते हैं। एक्वीफायर्स क्या होते हैं? Aquifers situated below the water table are a rich source of fresh water. इसमें से fresh water मिलता है। So aquifers are water bearing layers of rock under the ground. ठीक है, तो ये है हमारा वाटर का। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि फ्रेश वाटर हमारा कितना परसेंटेज है, कितना वाटर हमारे ओशंस में है, कितना वाटर आपके ग्लेशियर्स वगैरह में है ना। सो इसलिए बोलते हैं पानी को कंजर्व करना, क्योंकि पानी बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं बेटा ओशन वाटर क्या होता है। जो पानी ओशन में है दे आर कॉल्ड ओशन वाटर। सो ओशन फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो हमारा ओशन हाइड्रोस्फीयर में सबसे ज्यादा पार्ट ओशंस का है, क्योंकि ओशन हमारे 71% है। ऑफ कोर्स ज्यादा पार्ट तो हमारा ओशंस का है। सो ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। जितने ओशन है हमारे, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, सदर्न ओशन, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओशन वाटर कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट। ओशन वाटर हमारा हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर में सारी चीजें आ जाती है जब वाटर से रिलेटेड, वाटर बॉडी जैसे आपकी रिवर्स, लेक्स, ओशन, सीज, ये सब हमारी हाइड्रोस्फीयर में आ जाती है। तो हाइड्रोस्फीयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारी ओशंस की है। सो द ओशन वाटर इज सलीन। ओशन वाटर कैसा होता है बेटा? सलीन होता है। So the sea water may be less saline or more saline depending upon the extent of evaporation, river discharge and precipitation. तो ये सब चीजें आपकी रिवर डिस्चार्ज पे कितना हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कितना है, इवापोरेशन कितना है, ये सब चीजों पे आपकी सैलिनिटी डिपेंड करती है। Thought salinity in ocean water varies from region to region and place to place. Sea water generally contain 35 out of 1000 party salinities. Saline water is useful for marine life and has hundreds of industrial uses. It support life in a large quantities. तो हमारा जो ये पानी है, ओशन का पानी है, समुद्र का पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये पानी इंपॉर्टेंट है, तो वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, इसका पॉल्यूशन कैसे होता है, ये पॉल्यूट कैसे हो रहा है, पानी खराब कैसे हो रहा है। आजकल देखते हो समुद्र में, नदियों में पानी बिल्कुल ब्लैक कलर का आपको पानी दिखेगा। आप मे भी कुछ टाइम में तो जब हम वो माउंटेन्स में से नदियां ब्लू नहीं निकालेंगे, ब्लैक निकालेंगे, क्योंकि आजकल पानी हो गया बिल्कुल ब्लैक, पानी पॉल्यूट हो गया है, खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हो, आप देख सकते हो किस तरीके से पूरा गार्बेज, गंदा कचरा वचरा सब नदियों में डाल देते हैं, एंड द वाटर बिकम pollute. So human activities are causing pollutions of the precious resources water on the earth. ये हमारी अर्थ में वाटर पॉल्यूट करता है, ड्यू टू दिस हमारा पॉल्यूशन हो रहा है हमारे वाटर का। So the largest source of pollutions are liquid waste, industries, agriculture and municipal waste, even when dumped on the land flow into the rivers, lakes and ocean. ये हमारे ओशन, रिवर, लेक्स को जो भी ये सब एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब जब भी हमारे यहाँ पे पानी में जाता है बेटा, तो ये पानी को खराब ही करता है, क्योंकि इसमें बहुत केमिकल्स होते हैं। तो हमारे ओशन, रिवर, लेक्स जितनी चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं, और यही खराब होने को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। So some of the chemicals that are flown
into the ocean water act as a nutrients to the growth of algae. Excessive growth of algae can exhaust all the oxygens in the ocean floor. This kills animal life in the ocean. Of course, इधर जो प्लांट्स एनिमल जो ओशंस में रिवर्स में रहते हैं उनकी लाइफ खराब हो जाएगी. क्यों? क्योंकि पानी तो एसिडिक हो गया, पानी में तो एसिड हो गया जो कि आपकी इंडस्ट्री से आपकी फैक्ट्रियों से आ रहा है और वो पानी को कर दे रहा है खराब. दे आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. आगे अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर का किस तरीके से होना चाहिए, हमें पानी को कैसे कंजर्व करें. ठीक है. चलिए. So by conservation means the protection, preservation and efficient utilization of water as a resources. So पानी का प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उसको efficiently यूज करना कहते हैं कंजर्वेशन. पानी को बचाओ. अब पानी हमें पता है हमारे पास 1% ही है. तो उस 1% में भी लोग अब खराब कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, गार्बेज डाल दे रहे हैं, इंडस्ट्री वेस्ट डाल दे रहे हैं. तो हमें इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. नहीं तो वो टाइम नहीं रहेगा जब हम छोटी छोटी पानी की बॉटल्स खरीद खरीद के जाएंगे और वो भी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर वो भी नहीं, है ना. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय सिटीज एंड आवर इंडस्ट्रीज रिटर्न टू रिवर्स or oceans as a wastewater when has a high pollution. It must be checked at the earliest. We must conserve each and every drop to save this precious resources. हमें ये जो precious resources पानी है इसको conserve करना बहुत जरूरी है. Among the various water conservation techniques, watershed development and the rainwater harvesting have become very popular. So हमारे लिए ये दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ना, बारिश को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो. बारिश हुई है उसको पानी को कंजर्व कर लो ताकि आप अपने एग्रीकल्चर में, गाड़ी धोने के लिए, नॉर्मल चीजों के लिए, पौधों वौधों में डालने के लिए आप ये सब पानी को यूज कर सकते हो. सो कंजर्व करना वो भी दो तरीकों से. एक है बेटा आपका वाटरशेड डेवलपमेंट करना और दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना. अभी क्या है, क्या होते हैं ये दोनों मेथड, लेट्स सी. स्टार्ट करते हैं बेटा वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट से. सो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है? सो द वाटरशेड मैनेजमेंट मींस that the collected water should be kept clean by not allowing any polluting activities either in the catchment area or at the such places from where the water has been collected. देखो ये तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डायग्राम है. आपने वाटर शेड बना लिया. वाटर शेड मैनेजमेंट इसमें क्या है, वाटर को आप कलेक्ट कर रहे हो और उसको क्लीन भी रख रहे हो. आपने एक शेड बना दी. शेड पता लगे, वाटर शेड बना दिया. जब बारिश मतलब आपने पानी को कलेक्ट किया और उसमें आपने ना उसको शेड से ढक दिया ताकि वो आपका पानी क्लीन रहे. So watershed management means that the collected water should be kept clean but do not allowing any polluting activities either in the catchment area or at such places where there the water should be collected. जहां पानी रखा है वहां पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए. तो पानी को आपने ढक के शेड करके रख दिया है, प्रोटेक्ट करके रख दिया है ताकि वो क्लीन रहे. सो नेक्स्ट स्टेप है बेटा द रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी को बचाना, पानी को यूज करना. रेन के पानी को कैसे हार्वेस्ट करके रखना. देखो रेन का पानी आया यहाँ पे, यहाँ से इसमें गया, इससे आपने अपनी टंकी में भर दिया. टंकी का एक्स्ट्रा पानी हो गया तो एक बड़ी वाली टंकी में भर दिया. अब ये देखो ये पानी अगर कभी नेसेसिटी हो, कभी इमरजेंसी के टाइम पे यूज करना तो आपके लिए कितना फायदेमंद है ये रेन का पानी स्टोर करके रखना, है ना. इसलिए आजकल लोग जहाँ पे मतलब ऑफकोर्स जब ऐसा रहता है जहाँ पे पानी की दिक्कत है वहां पे लोग यही टेक्निक यूज करते हैं. So the rainwater harvesting is a technique of increasing the recharge of groundwater by capturing and storing rainwater by constructing structures such as dug wells, percolation pits and check dams. So rainwater is stored in the groundwater reservations by adopting artificial recharge techniques to meet the household needs through shortage of that. स्टोरेज ऑफ द टैंक्स. अब ये टैंक्स में स्टोर करके इन रेन वाटर को रख लेंगे और जब भी यूज करना होगा दे कैन यूज दैट वाटर. और ये तो रेन का बारिश ऊपर से पानी आ रहा है, साफ पानी है. इट इज नॉट द डर्टी वन. ओके, ऑफ कोर्स पहली बारिश हो जाए उसके बाद जितनी भी बारिश होती है वहां पे पानी बिल्कुल क्लीन क्लीन होता है. ठीक है, तो ये होता है दोनों तरीके हमारे. ठीक है. सो
इस पार्ट में हम यहीं तक कवर करते हैं। अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर का, किस तरीके से मूवमेंट होता है ओशन वाटर का। ठीक है, तो पार्ट 1 में यहां तक चीजें समझ आई, पानी क्या है, कितने परसेंटेज होता है, कौन कौन सा होता है, कैसे स्टोर कर सकते हैं पानी को, कैसे बचा सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए वेट फॉर इट। ओके, so thank you so much, bye bye।